नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी शरद शर्मा भी बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा दें और गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को एनडीटीवी की ओर से। और ये तस्वीरें आप देखिए, लालबाग के राजा के पंडाल में इस वक्त हम हैं। मन्नत के बापा भी माने जाते हैं, तो जो लोग इस पंडाल के अंदर और बापा के दर्शन इस बार नहीं कर सकते या नहीं पहुंच सकते, ये तस्वीरें लाइव आप दर्शकों के लिए, आप तमाम लोगों के लिए। मन्नत के बापा माने जाते हैं। सालों से ये विश्वास यहाँ पर लोगों को है कि जो भी पहुंचकर यहाँ पर मन्नत मांगता है, उनके मन्नत जो है वो बापा पूरा करते हैं। और आप देखें किस तरह से जयकारे के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। पतली सी कतार आप देखें, कई मीटर तक यहाँ पर लोग लंबी कतार में खड़े हुए, कोई 4 घंटे तो कोई 5 घंटे के इंतजार के बाद यहाँ पर पहुँच रहा है। 89वां साल है ये लालबाग के राजा का, और चूंकि 2 साल का लंबा अंतराल रहा कोविड की वजह से, जहाँ पर सार्वजनिक पंडालों में लोगों के जाने की इजाज़त नहीं थी, जो मूर्ति की ऊंचाई है उस पर पाबंदी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। सारी पाबंदियां हट चुकी हैं। तमाम सार्वजनिक पंडालों में किसी भी संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं दर्शन के लिए। और सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार यहाँ पर लोगों की नज़र आ रही है। तो कई ऐसे पंडाल हैं यहाँ पर, करीब 250 जहाँ पे भव्य मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए खास उत्साह लोगों में नज़र आता है। यहाँ की सुरक्षा की बात करें तो वो भी इस बार बहुत कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दें आज पहले दिन ही अनुमान है कि 10 लाख, बहुत ही बड़ी संख्या है, 10 लाख से ज़्यादा लोग अब तक श्रद्धालु लालबाग के राजा के पंडाल में सुबह से अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। संख्या इससे और बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी की गई है। और जो प्राइवेट, जो निजी सुरक्षा कर्मी है, उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर लालबाग के राजा के ही कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 5000 है, 4500 से 5000 के करीब है। हम लोग जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये VIP यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है, जहाँ पर क्योंकि आपको बता दें लालबाग के राजा के दरबार में कई सेलिब्रिटीज़ पहुँचते हैं। आज भी कार्तिक आर्यन के अलावा कई ऐसे चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगातार यहाँ पर 10 दिनों तक जो ये महोत्सव चलेगा, बापा के दर्शन के लिए कई लोग आएंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। आगे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली शरद शर्मा के पास और जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में क्या हलचल चल रही है। शरद। मुंबई में उत्सव चल रहा है तो दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक युद्ध चल रहा है, राजनीतिक युद्ध, और ये चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। इसी कड़ी में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फैसला किया है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह पर LG कार्रवाई करेंगे। सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 2016 में खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष रहते हुए अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलवाने के लिए दबाव डाला था। LG VK सक्सेना ने आरोप झूठे और मानहानि करने वाले बताए हैं। उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक जिन लोगों के बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने ये आरोप लगाया है, वो CBI जांच में पहली नजर में ही खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो टकराव है वो नाटकीय रूप लेता जा रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसने क्लासरूम निर्माण में घोटाला किया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि आप जब चाहें दिल्ली में आकर हमारे सरकारी स्कूल देख सकते हैं। अब जब देखने दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के नेता पहुंचे तो वहां जो हुआ उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा ही कह सकते हैं। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना। मैंने नया स्कूल कहा, मैं ये बता अरे मैं बता रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ। नया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ये बनाया है, बता रहा हूँ। 8.5 में यही बता रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर A ब्लॉक और F ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं, ऐसा नया स्कूल भी है। द्वारका चलो, नया स्कूल चलो। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की दहलीज पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ताओं का आमना सामना। दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी कि वो बुधवार सुबह 11 बजे आएंगे दिल्ली सरकार का स्कूल देखने।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली सरकार का स्कूल देखने पहुंच गए तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी वहां आ पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया नए स्कूलों की लिस्ट मांगते रहे, जबकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज खुद चलकर सारे स्कूल दिखाने का आग्रह करते रहे। आप समर्थकों के हंगामे के बीच गौरव भाटिया को मौके से जाना पड़ा। गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, जैसा वादा किया था 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने दिल्ली में 500 से भी ज्यादा नए स्कूल बनाने का दावा किया। मेरे को तो लग रहा है 500 से भी ज्यादा स्कूल बने, 20,000 क्लासरूम्स बने हैं। आप ये सोचिए, किसी में 27 बने हैं, किसी में 54 बने हैं। इस तरीके का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे उसके अंदर जो क्लासरूम बने हैं वो भी स्कूल्स हैं। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी जगह थी हमारे पास। वहां पे आपको और बच्चे लेने हैं। स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, लोग टीन के अंदर पढ़ते हैं, तो जहाँ पे जगह है वहाँ पे नए ब्लॉक्स बने हैं। अच्छा। कुछ स्कूल पूरे के पूरे नए बने हैं, जहाँ पे पहले उन एरियाज में स्कूल नहीं थे वहाँ पे नए स्कूल बने हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चमकते सरकारी स्कूलों को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रतीक बताती है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगा रही है। ये मामला एक जीता जागता उदाहरण है ये दिखाने का कि टीवी डिबेट टीवी में ही अच्छा लगता है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो क्या होता है, वही होता है जो हुआ है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए सोनाली फोगाट मौत मामले की बात करते हैं। इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगातार लगी हुई है, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच परिवार ने अब आरोप लगाया है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या करवाई है। अब गोवा पुलिस जांच के लिए हिसार पहुंची है, इसके बाद गुरुग्राम भी जाएगी। देखिए, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार पहुंच गई है। पुलिस ने सोनाली के घर और फार्म हाउस जाकर जांच की। सोनाली के परिवार का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए सोनाली की हत्या की गई। अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच कर रही है। शिवम नाम के बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज परिजन ने करवाया था। कल हमने उनको बुलवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था परिजन ने कि डीवीआर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए। कल उसको हमने बुलवाया, पूछताछ की, उनके परिजनों के शामिल कर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। डीवीआर तो उनके घर पर मिल गया, लैपटॉप था जो सुधीर ने उसको दिया हुआ था, वो लैपटॉप हमने पुलिस कब्जा में ले लिया। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया बेचने को, इसकी में डिलीट वगैरह कुछ चढ़ना। शिवम इस दौरान था कहाँ? उसने कुछ बात की होगी आपसे? क्यों लेके गया था? क्यों? वो डर में भाग गया था भाई, ये ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन आरोपी घर वालों की तरफ से लगाया गया था कि सुधीर ने उसे कॉल किया था कि वो वहाँ से भाग जाए। सुधीर ने उसको कॉल किया था, भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में इसी गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने 1 जून 2022 को एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां सोनाली और सुधीर अक्सर आकर रुकते थे। पुलिस के मुताबिक गोवा जाने के पहले भी दोनों इसी फ्लैट में रुके थे और फिर यहीं से दोनों एयरपोर्ट गए। गोवा पुलिस यहां भी आकर जांच करेगी। सर, ये फ्लैट जो है 1 जून 2022 से सोनाली और सुधीर फोगाट दोनों साथ देखने आए थे इसको। तो 1 जून 2022 से उन्होंने ये रेंट पे लिया था और ये सुधीर सांगवान के नाम पे ये रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया था। अच्छा जी। और ये लोग अक्सर आते जाते थे या जी, वो अक्सर ये सुधीर यहाँ पे ज़्यादातर रहता था, तो हर वीकेंड पे या 10 दिन में वो यहाँ आ जाते थे। सोनाली की हत्या का मामला दर्ज कर गोवा पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि ये मामला ड्रग्स के ओवरडोज का है या फिर हत्या का। अगर हत्या है तो इसके पीछे मकसद क्या है?
सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि अगर ये मामला हत्या का है तो आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या है। इसी मकसद को जानने के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची है, उसके बाद गुरुग्राम में यहाँ पर आएगी। दरअसल ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले यहीं पर रुकी थी, तो गोवा पुलिस को उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें कुछ अहम सबूत मिल सकते हैं। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। घर में काम करने वाली लड़की पर जुल्म करने के मामले में झारखंड बीजेपी के नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार करके 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि सीमा पात्रा का दावा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। इस मामले में जो शिकायतकर्ता हैं वो हैं विवेक आनंद, जो और कोई नहीं बल्कि सीमा पात्रा के बेटे के दोस्त हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक आनंद बस्के, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ऑफिसर है, और वो इस मामले में इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीमा पात्रा के अरेस्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके कंप्लेंट पर जो ट्राइबल महिला है जिसको सीमा पात्रा के घर से रेस्क्यू किया गया है टॉर्चर के बाद, इनके कंप्लेंट पर यह सारी कार्रवाई हुआ है। तो विवेक आनंद बस्के जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको पता कैसे चला ये हो रहा था? आप आयुष्मान पात्रा को जानते थे, सीमा पात्रा के दोस्त बेटे को? जी, वो मेरे कॉलेज के मित्र थे। बेटी में 2002 में हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साथ में दाखिला लिया था। वही सब मेरे दोस्त हैं। एक्चुअली मुझे 2 तारीख को रात 1:30 बजे, 1:15 बजे करीब उसने फ़ोन किया और उसने बोला कि बचा ले बात की है, एक ट्राइबल लड़की है। तो मैं बोला कि भाई क्या हुआ बताओगे? बोला नहीं यार, फैमिली में पूरा गंद है, ये वो कुछ। मैं खुल के वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर फैमिली की ही बात थी। तो वहाँ फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ से पता चला। तो क्या देखा आपने सुनीता के जो शरीर पे जो मार्क्स थे, या आप उसने आपको क्या बताया? वीडियो में तो सब सुनाई दे रहे। प्रथम दृष्टिया तो जब मैंने उसको देखा ही तो मैं समझ गया क्या है, क्योंकि मैंने पहले का फोटोग्राफ जो देखा था उससे वो एकदम मैच नहीं कर रही थी। मतलब वो लग रही थी काफी एजेड है। और आयुष्मान भी ये फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर आपको भेजा? हाँ, वो मेरी वाइफ को भेजे थे। तो मैं उससे कंपेयर कर पा रहा था कि वो किस सिचुएशन से, मतलब पहले क्या दिख रही है और अब क्या है, मतलब पहले क्या दिखती थी और अब कैसी है। तो उसने भी अपने सुनाई तो देखी, काफी मर्मस्पर्शी है वो। मैं भी भावुक हो गया था उस जगह। सीमा पात्रा अरेस्ट हो गई है, लेकिन उसका कहना ये राजनीतिक साजिश है और ये उनके खिलाफ एक साजिश है। और आपसे इसलिए मैं जानना चाहूंगा, ये अब घटना पब्लिक डोमेन में आने के बाद तो बहुत लोग आपसे बात किए हैं, बहुत लोग आपको फोन किए होंगे, बहुत से आप भी बात किए होंगे, लेकिन उससे पहले, रेड के पहले, सर्च के पहले, क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक दल के कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कोई आदमी, व्यक्ति से आपने बात किया था जिनके वजह से ये रेड ऐसे आगे गया है? सवाल ही नहीं उठता सर। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, बस उन्हीं को मैंने बस इन्फॉर्म्ड रखा, क्योंकि चूंकि आप तो जान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला था। अंकल रिटायर्ड IAS हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर रिटायर किए हैं, ऑन दैट टू सीमा पात्रा वो पॉलिटिकल से आती है। तो इस वजह से फिर मतलब मैंने सोच करके कि भाई नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैंने खबर करते हुए चीज़ों को मैंने एग्जीक्यूट किया। मेरे किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, मैंने कोई भी पार्टी में नहीं। और इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में दिया जाने वाला मुफ्त राशन रोक दिया है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो में खरीदना होगा। वहीं जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा था वो भी सितंबर के बाद से बंद होने वाला है। आपको दिखाते हैं। हापुड़ की रहने वाली संगीता के पति रेहड़ी लगाते हैं। 4 बच्चों समेत 6 लोगों के परिवार के लिए अब तक मुफ्त राशन एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन अब इनको राशन लेने के लिए गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए में लेना पड़ेगा। एक ही आदमी है जब, और वो भी ठेला लगाते हैं। कमाई आजकल है नहीं, कैसे स्कूलों की फीस तक तो जा ही नहीं रही हम पे, तो कैसे करेगा? अब ये भी मोल का दोगे तो हम कैसे करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारी बजट पर
योजना भारी लगने लगी है। कोरोना के वक्त देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। मुफ्त राशन योजना पर सरकार को करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। इस योजना को अगर 6 महीना और बढ़ाया गया तो सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा आएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दामों में खासा उछाल आया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद महज 3-3.5 लाख टन हुई है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। साथ ही कहीं सूखा कहीं बाढ़ के चलते खरीफ के फसल की बुआई का रकबा भी घटा है। इन्हीं सब कारणों के चलते सरकार के सामने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को भी सितंबर तक बंद करने की योजना है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में गरीबों की थाली पर इसका खासा असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के दुमका में जब 9वीं क्लास के बच्चों के प्रैक्टिकल में नंबर कम आए तो उन्होंने अध्यापकों को पेड़ से बांधकर पीटा। झारखंड के दुमका में छात्रों ने अपने स्कूल के एक टीचर, एक लिपिक और एक चपरासी को पेड़ से बांधकर पिटाई की है। 9वीं की परीक्षा में इन छात्रों को काफी कम अंक मिले, जिससे वो फेल हो गए। सोमवार को सभी छात्र स्कूल के टीचर कुमार सुमन और क्लर्क सोनेराम चौड़े के पास पहुंचे और कहा कि आपने प्रैक्टिकल में कितने नंबर दिए थे, पेपर दिखाइए। जब टीचर ने पेपर दिखाने से इनकार किया तो छात्र बेकाबू हो गए और दोनों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। उस वक्त मौके पर स्कूल के चपरासी भी मौजूद थे। आक्रोशित छात्रों ने इन तीनों को एक आम के पेड़ से बांध दिया और पिटाई की। पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। और बॉलीवुड ने किस तरह से मनाया गणेशोत्सव दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद आपको तस्वीरें। जब लौटते हैं बने रहिए हमारे साथ। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गणेशोत्सव की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र का ये बड़ा पर्व है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तस्वीर चर्चा में रहती है वो है बॉलीवुड के बापा की। तो आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह से कार्तिक आर्यन पंडाल में पहुंचे। इसी लालबाग के राजा में जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, आज यहाँ पर उन्होंने बापा के दर्शन किए। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी अपने घर पर पापा को लाती हुई दिखी। हर साल हम तस्वीरें देखते हैं किस तरह से शिल्पा शेट्टी अपने घर पर गणेशोत्सव इस तरह से मनाती हैं, पापा को वो घर लाती हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की भी तस्वीरें आई, जहाँ पर वो गणपति भगवान की मूर्ति अपने घर पर लाते हुए उनकी स्थापना करते हुए आरती करते हुए नजर आए। प्रथम पूज्या विघ्नहर्ता और गणों के राजा श्री गणेश के जन्मदिन की आप सभी को बधाई। मनाते रहिए उत्सव, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।